गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ पीसीएस मेंस के लिए ये आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने जा रहे हैं हम लोग, जैसा कि आपके सिलेबस की ज़रूरत थी उसके अनुसार। और आपने देखा कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो 100 वर्ड्स में आ रहा है, 60 वर्ड्स में आ रहा है और 30 वर्ड्स में आ रहा है। तो ऐसा ही एक नोट्स को और पढ़ने पढ़ाने का प्लान करते हैं जिससे कि ये तीनों तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो उसमें एक फर्स्ट टॉपिक आज लिखिए आपके सिलेबस का। फर्स्ट टॉपिक उसमें है, एक है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर दो टॉपिक है आरबीआई से रिलेटेड। एक है मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी, अपने सिलेबस में जाके देखिए। और दूसरा है, सेकंड है, इसी से मौद्रिक नीति से रिलेटेड हो जाएगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग इसको लेंगे। और एक और टॉपिक आपका है यहाँ का, वह है बैंकिंग विकासक्रम, बैंकिंग डेवलपमेंट, विकासक्रम, बैंकिंग डेवलपमेंट, और फिर बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म। तो ये इतने टॉपिक हैं जो हमें आपके लिए करना है। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा करना है जिससे कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं हमें। तो यहाँ पे आप जानते हैं, सबसे पहले आरबीआई अगर लिख लीजिए आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके ऊपर अगर आपको कहा जाए कि 30 शब्द में आप भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताइए या 60 शब्द में भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताइए, ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि एक वर्ड, जैसे अब 30 वर्ड के जो आंसर लिखे जाते हैं उसमें कभी फुल सेंटेंस नहीं लिखा जाता है, एक बात ध्यान रखिए। इवन 60 वर्ड में भी फुल सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा। 100 वर्ड वाले में भी फुल सेंटेंस मत लिखा करिए। फुल सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे महात्मा गांधी के ऊपर अगर लिखने के लिए कहा जाए तो महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर लिखा हुआ तो महात्मा गांधी तो शुरू में क्वेश्चन हो गया। अब आप जब लिखेंगे जन्म 1869, स्थान पोरबंदर, वकालत के रूप में 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, 1915 में भारत आए, चंपारण आंदोलन में पहली बार भागीदारी, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते हुए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ आंदोलन में सक्रियता से नेतृत्व किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1948 में, ठीक है, गांधी जी की मृत्यु हुई। बस इतना, इस तरीके से कॉमा दे करके केवल वर्ड लिखा जाता है, वर्ड लिख करके कॉमा दे करके लिखा जाता है। अदरवाइज इतनी ही बात को अगर लिखना होता तो सोचो अगर सेंटेंस लिखते तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो यहाँ पे था भी अनावश्यक है, हुआ भी, राष्ट्रपिता भी, ठीक है। बहुत सारे बीच में जो हमने वर्ड यूज किया, और वर्ड काउंट में हमेशा ध्यान रखिएगा सब कुछ होता है। राष्ट्रपिता एक वर्ड हो गया, महात्मा गांधी 2 वर्ड हो गया, का जन्म अलग अलग वर्ड हो गया, 1869 में 1869 एक वर्ड हो गया, गुजरात के अलग हो गया, पोरबंदर अलग हो गया, ठीक है, में 1869, ये सब। तो इस तरीके से हर चीज काउंट होगा। हुआ था, हुआ भी काउंट होगा, था भी काउंट होगा, फुल स्टॉप भी काउंट होगा, ये सब वर्ड में काउंट होते हैं। एक बार ध्यान रखिए। इसका पीछे का आधार ये बता रहा हूँ कि यूपीएससी में जाएंगे, अगर आईएएस का कभी मेंस आप देंगे या दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश होता है तो उसमें एक प्रेसिस राइटिंग के लिए होता है संक्षेपण, बड़ा सा पैरा दिया रहता है और साथ में अलग से पेज होता है, उसमें ब्लॉक बने होते हैं और आपको उसको छोटा करके आपको उसको लिखना होता है। संक्षेपण उसको बोलते हैं, उसमें उसको लिखना होता है। तो आप देखेंगे कि उसमें जितने वर्ड हैं सारा ब्लॉक में एक एक वर्ड ही लिखा जाता है। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर से
बोल रहा हूं और उसके बाद फुल स्टॉप। तो उस सब अलग अलग ब्लॉक में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से वर्ड काउंट होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए सबसे अच्छा सुझाव यही है कि आप खूब मेहनत से पढ़िए, और नॉलेज रहेगा तो नॉलेज में कभी फुल, नॉलेज जब नहीं रहता है तब फुल सेंटेंस या अनावश्यक बातें उसमें लिखी जाती हैं कि भारत के राष्ट्रपिता और ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। आप सीधे बोलिए महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है, जन्म साल लिख दीजिए, स्थान साल लिख दीजिए, जगह का नाम लिख दीजिए, मृत्यु लिख दीजिए। ज़्यादा उसमें कोई भी अलंकार वगैरह इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत का क्या है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इट्स ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक है, कॉमा दे दिया, अच्छा हाँ कॉमा दे देंगे, केंद्रीय बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल, हिंदी में लिखेंगे, अप्रैल को हिंदी में लिखेंगे, 1935 को कोई स्थापना किया गया। अब 2 वर्ड हमने बचा लिया, ठीक है, स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट जब जा रहे हैं तो प्रारंभ में कोलकाता मुख्यालय, 1937 में इन 1937 मुंबई स्थानांतरित, ठीक है, कर लिया गया। तो मुख्य बात ही लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मुंबई स्थानांतरित कर लिया गया। गवर्नर कार्यकारी प्रमुख होते हैं, गवर्नर इज द फंक्शनल चीफ ऑफ आरबीआई होते हैं, इनका प्रमुख होते हैं। और उसके बाद फिर बाकी बातें होती हैं। इसका नया वित्तीय वर्ष, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वित्तीय वर्ष न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता था, अब उसको करके फिर से जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया आरबीआई का, ठीक है, कर लिया गया। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, यहीं जब लिख रहे थे तो इसी के साथ लिख लेना था वैसे, कि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं तो नेक्स्ट, आरबीआई के प्रमुख कार्यों में द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मौद्रिक नीति जारी करना, टू इशू मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करना, तथा अन्य घरेलू एवं विदेशी मुद्रा से जुड़े मामले, एंड अदर डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन करेंसी रिलेटेड इशूज लिख देंगे। और उसके बाद फिर आ जाएंगे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। और इसी के साथ एक और होता है, तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल करें, उसके पहले हम लोग एक और कर लें। एक होता है मौद्रिक नीति और एक और होता है राजकोषीय नीति। कभी कभी आपसे इस पे पूछा जा सकता है, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति 60 शब्द का या 100 वर्ड का भी आ सकता है, दोनों में अंतर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो एक टेबल बना लीजिए और टेबल में ऐसे एक बना लीजिए, एक साइड में लिख दीजिए मौद्रिक नीति, ऐसे ही वहां भी एग्जाम हॉल में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, और दूसरा है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी।
एक बार पूरे सिलेबस में जितने टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं, जितने हेडलाइंस लिखे हुए हैं, वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं 100 वर्ड, 60 वर्ड और 30 वर्ड के अकॉर्डिंग जो जो पॉसिबल है। उसका मैं मैटर भी आपको दे दूंगा, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। और उसके बाद फिर आपको ये क्लास में, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्लास में जो लिखवाएंगे वो 100% याद रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन होने से मतलब है 100%। हाँ, प्रिंटेड मटेरियल भी आपके साथ रहेगा, ठीक है, जो हम यहाँ से दिल्ली से भेज देंगे, आप कोचिंग से वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये है कि मौद्रिक नीति और फिर ये फिजिकल पॉलिसी। तो एक तो जो दिख रहा है, जो सिलेबस में है, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, दोनों को कंपेयर करके एक नोट्स बना लेते हैं। और उसके बाद फिर अन्य जो मिसलेनियस बातें होंगी या करंट अफेयर से जुड़ी कुछ बातें इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी वो हम करा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो दिख रहा है और उससे जो जुड़े हुए भी टॉपिक हैं उसको भी करते हुए। तो फर्स्ट एक हेडिंग डाल लीजिए, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर। तो अंतर में पहला अंतर क्या हो जाएगा कि भाई मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी। और यह राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट पब्लिश्ड इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, दूसरा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी। नेक्स्ट, एक तो ये अंतर आया, सबसे प्रमुख अंतर यही हो जाएगा। उसके बाद आता है, ठीक है, इसमें वर्ष में 6 बार संशोधन, अमेंडेड 6 टाइम इन ए ईयर, अर्थात प्रत्येक 2 माह पर संशोधित हो भी सकता है। जैसे CRR, RRR, RRR है, तो उसको कई बार संशोधित हो भी सकता है, कई बार संशोधित नहीं भी किया जा सकता है। तो इस तरह से वर्ष में 6 बार संशोधित, प्रत्येक 2 माह पे, रेपो रेट को बढ़ाना घटाना जो कुछ भी होता है तो वो सब। और यहां पे लिखिए वर्ष में एक बार, मुख्य रूप से एक बार, वर्ष में मुख्य रूप से एक बार, मेनली मुख्य रूप से एक बार, वंस इन ए ईयर, बजट के रूप में, ठीक है। तो राजकोषीय नीति सिर्फ एक ही बार जारी होता है साल में, बजट के रूप में, जबकि मौद्रिक नीति 6 बार, हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति को संशोधन किया जाता है। किसके द्वारा जारी होता है? RBI के द्वारा। यह किसके द्वारा जारी होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और लिख दीजिए, ये मौद्रिक नीति फिर से लिखते हैं, और राजकोषीय नीति, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इसके लिए ब्याज दरों का विनियमन किया जाता है, ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड फॉर दिस पर्पस इंटरेस्ट रेट्स रेगुलेटेड, ठीक है। माने मौद्रिक नीति के माध्यम से ही ब्याज दरों को बाजार में, RBI द्वारा बैंकों के लिए, बैंकों द्वारा बाजार में ब्याज दरों को आगे पीछे करके बाजार में महंगाई को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ब्याज दर को नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ब्याज दर को नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या होता है? उसको आगे पीछे करने का उद्देश्य क्या होता है? बाजार में महंगाई को संतुलित रखना, बाजार में महंगाई को नियंत्रित करना, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, इसके लिए ब्याज दरों का विनियमन किया जाता है। और उसी में लिख सकते हैं अर्थात महंगाई को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नियंत्रित करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, टू इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ। और इसके लिए
इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। सार्वजनिक व्यय या बजटीय व्यय, बजट के माध्यम से जो पैसे खर्च होते हैं, जैसे कोरोना के पहले जो बजट आया था फरवरी में, तो उसमें कुल जो सरकार का, केंद्र सरकार का जो पैसा खर्च करने के लिए रखा गया था वो 30.5 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन कोरोना के दौरान जो बड़े पैमाने पे पैसे खर्च हुए तो इस बार का बजट बढ़ के हो गया 34.5 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। और फिर 2021-22 का जो नया बजट आया है वो 34.83 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। अर्थात पैसे को सरकार द्वारा बजट के माध्यम से ये बजटरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके, उसी को सार्वजनिक व्यय भी बोलते हैं, सरकारी खर्चा या बजटीय खर्चा, बजटीय व्यय को बढ़ा करके जीडीपी ग्रोथ किया जाता है। जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या हुआ? देश में नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, जिससे कि गरीबी कम हो, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, ठीक है। ये सारा का सारा लोगों की आय बढ़े, तो ये सब उपाय किया जाता है। अर्थात राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, और इसके लिए किया जाता है? सार्वजनिक व्यय या बजटीय व्यय को बढ़ाना, को बढ़ाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे अगर तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होता है रुपए या नगद के प्रसार को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंसी इन इकोनॉमी। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? ब्याज दर को घटा के या बढ़ा के बाजार में नगद की मात्रा को बढ़ाना या घटाना। इसमें क्या होता है? रुपए का उपयोग, यूज ऑफ करेंसी। यहां पे ध्यान रखिएगा, रुपए का प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन मतलब चाहे करेंसी प्रिंट करके, चाहे कर्ज लेकर के, रुपए को क्या करना? रुपए को बाजार में कम रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए? ये काम। रुपए का उपयोग आरबीआई का उद्देश्य नहीं है, आरबीआई का कार्य नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य रुपए का उपयोग नहीं होता है, कितना बाजार में रुपया रहे यह देखना होता है, और जो रहे उसका कैसे उपयोग हो, कहां कहां उपयोग हो, ये देखने का काम क्या होता है? सरकारी स्तर पर राजकोषीय नीति का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? राजकोषीय नीति के तहत रुपए का उपयोग, यूज ऑफ करेंसी किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है? रुपए या नगद का प्रसार को नियंत्रित करना या रुपए का प्रबंधन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए अगला, एक और माने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति में भी इसके माध्यम से भी गरीबी को घटाना। कैसे? महंगाई को नियंत्रित कर, महंगाई को नियंत्रित कर। आज मान लो कि जो सामान 100 रुपए का मिल रहा है, कल वो सामान 200 रुपए का मिलने लगे, तो गरीबों की संख्या कम होगी कि बढ़ जाएंगी? गरीबों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। कैसे? जो सामान 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें होगा कि 100 रुपए का मिल रहा था, अर्थात 100 रुपए के नीचे वाले जो थे वो उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे, तो वो सब गरीब हैं। अब वही सामान का दाम बढ़ के 200 रुपया हो जाए, तो अब तो 100 और 200 के बीच वाले भी उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। अर्थात 100 के नीचे वाले तो गरीब पहले से थे, और 100 से 200 के बीच वाले नए गरीब हो गए। अर्थात गरीबों की संख्या क्या हो गई? इस महंगाई के बढ़ने से, 100 रुपए के सामान के 200 के होने से, ठीक है, गरीबों की संख्या बढ़ गई कि घट गई? तो गरीबों की संख्या बढ़ गई। क्लियर है? तो उसमें जाएंगे तो क्या हो गया? तो अर्थात गरीबी, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? भाई महंगाई को नियंत्रित रख के, महंगाई को कम करके गरीबी नियंत्रित रखना, ठीक है। अर्थात मौद्रिक नीति का उपयोग करके बाजार में पैसा जाने नहीं देंगे, तो लोगों के पास कम पैसे रहेंगे, तो कम मांग होगी, और कम मांग होगी तो उससे क्या हो जाएगा? भाई महंगाई नहीं, अब मांग ही कम है तो स्वाभाविक रूप से मूल्य कम होगा, और मूल्य कम होगा तो अगर 100 रुपए का सामान मिलता था, अगर वो 90 में मिलने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 90 से 100 के बीच वाले जो लोग थे, कम से कम अब वो गरीब नहीं रहेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने बाजार में पैसा कम भेजा, और कम भेजने से मांग कम हुई, और मांग कम हुई तो उसका मूल्य घट गया,
और मूल्य घट गया तो अब 90 रुपए के नीचे वाले केवल गरीब रहेंगे, 90 से 100 के बीच वाले जो पहले गरीब होते थे अब वो गरीब नहीं रहेंगे। तो इसका मौद्रिक नीति का भी उद्देश्य क्या होता है? गरीबी को कम करना, और ऐसा किया जाता है महंगाई को नियंत्रित रख करके। और जो राजकोषीय नीति है इसका उद्देश्य भी होता है गरीबी को घटाना, ठीक है। लेकिन इसका ये कैसे किया जाता है? आय को बढ़ा करके, इनकम बढ़ा करके। जैसे भाई बजट के माध्यम से जो पैसे खर्च होंगे उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सैलरी मिलेंगी, लोगों को पेंशन मिलेगा, नई नई रोड बनेंगे, नई नई ट्रेन रेल की गतिविधियां होंगी, बहुत सारे इस तरह के होंगे, तो लोगों का आय बढ़ेगा। लोगों का आय बढ़ेगा तो उससे गरीबी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से भी गरीबी कम होता है, लेकिन वो होता है आय बढ़ा करके। मौद्रिक नीति के माध्यम से भी गरीबी कम किया जाता है, लेकिन वह होता है महंगाई को घटा करके, ठीक है। अब नीचे एक लाइन लिख दीजिए, लिखो इस प्रकार, इन दिस वे मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में अंतर है, किंतु दोनों का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ आर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा गरीबी को नियंत्रित करना, एंड टू कंट्रोल पॉवर्टी, ठीक है। तो एक ये टॉपिक था, आपसे 100 शब्द में या 50 शब्द में, 60 शब्द में आपसे पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर। बजट हम लोगों को करना है, बाद में करना है तो उसको भी करेंगे, तो वहां पे राजकोषीय नीति एक बार फिर से आएगा। अभी आप हेडिंग डाल दीजिए मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। और इस पे अगर मान लीजिए 100 शब्द आता है तो वो 100 शब्द आप क्या लिखेंगे ये देखने की बात है मौद्रिक नीति में। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, सबसे पहला हो जाएगा कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद आएगा इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित रखना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और प्राइस राइज, महंगाई को नियंत्रित करना है। और इसके लिए दो प्रकार के मौद्रिक नीति जारी की जाती है। मौद्रिक नीति का उपयोग, देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज इन यूज। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट उदार मौद्रिक नीति और दूसरा होता है कठोर मौद्रिक नीति। उदार मौद्रिक नीति और दूसरा कठोर मौद्रिक नीति। टफ मॉनेटरी, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी एंड टफ मॉनेटरी पॉलिसी। उदार मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है? ब्याज दर को कम करना, मतलब ऐसे आरबीआई द्वारा उपाय किए जाएंगे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, जिससे ब्याज दर कम हो। और ब्याज दर कम होगा तो बाजार में तरलता या लिक्विडिटी या नगद या इसी को बोलते हैं साख। आरबीआई और बैंक और ग्राहकों के बीच का संबंध, ब्याज दर जब कम होगा तो लोग अधिक कर्ज लेंगे बैंकों से, और अधिक कर्ज लेंगे तो बैंक और ग्राहकों के बीच का जो संबंध है, जिसको साख बोलते हैं, वो फैलेगा। और ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो लोग नया कर्ज कम लेंगे और पहले जो ले रखे हैं उसको वापस करेंगे, तो दोनों के बीच का संबंध सिकुड़ेगा, ठीक है। तो अर्थात उदार मौद्रिक नीति में ब्याज दर को घटाया जाता है, तो उससे क्या होता है? बाजार में तरलता या नगद या साख क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, ये बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा कठोर मौद्रिक नीति में ठीक उल्टा होगा। कठोर मौद्रिक नीति में क्या होगा? ब्याज दर, आप एग्जाम हॉल में भी आप चाहे तो ऐसा सिंबल बना के लिख सकते हैं, आपको कोई सेंटेंस फॉर्मेशन की या पूरा पैरा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्याज दर को क्या करना? इस ब्याज दर को बढ़ाना। कठोर मौद्रिक नीति में क्या होगा? ब्याज दर को बढ़ाना। अर्थात आरबीआई को
मुद्रास्फीति की दरें जो हर महीने महीने जारी की जाती हैं, उससे पता चला कि बाजार में मुद्रास्फीति की दर अधिक है, अर्थात महंगाई अधिक है। और महंगाई अधिक है तो आरबीआई के अनुसार इसका मतलब हुआ कि बाजार में नगद लोगों के पास ज्यादा है। महंगाई अधिक है, उसके दो कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से कारण? एक, सामान की सप्लाई कम हो गई है किसी कारण से। भाई प्याज है तो प्याज जहां पे खेती होता है वहां पे खूब ओले पड़ गए, बारिश हो गई, प्याज खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्याज की सप्लाई कम होने के कारण भी महंगाई बढ़ सकती है। मांग ज्यादा नहीं हुआ, मांग जितना था उतना ही है, 10 केजी ही मांग है, लेकिन चूंकि प्याज की सप्लाई 5 केजी है तो इसलिए उसका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन आरबीआई के द्वारा यह नहीं देखा जाता है कि सप्लाई की क्या स्थिति है। आरबीआई के द्वारा इस प्राइस को कम करने का काम केवल मांग को नियंत्रित करके किया जाता है। और मांग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोगों के पास पैसे कम हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपया, कोई चीज 100 रुपये केजी था, अब वो 200 रुपये केजी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 200 लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो बाजार से क्या किया जाए? 100 रुपया, जो 100 से 200 के बीच वाला जो 100 रुपया है उसको हटा लेंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? ब्याज दर को बढ़ा देंगे। तो ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो ये सारे जिनके 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 पास ये ऊपर वाला 100 रुपया था वो अपने पैसे वापस करेंगे। अभी आते हैं वहां पे, अभी इतना ही सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि भाई कठोर मौद्रिक नीति में क्या हो जाएगा? आरबीआई को ये सूचना मिली कि बाजार में महंगाई की स्थिति ज्यादा है। तो महंगाई की स्थिति है, इसका मतलब है कि लोगों के द्वारा मांग अधिक किया जा रहा है, और मांग अधिक हो रहा है इसका मतलब हुआ कि लोगों के पास पैसे ज्यादा है। तो पैसे ज्यादा है या आसानी से पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? इस महंगाई को कम करने के लिए लोगों के पास से पैसे हटाने होंगे, और हटाने के लिए या आसानी से मिल रहा है उसको रोकना होगा, और उसके लिए क्या करेंगे? ब्याज दर को बढ़ा देंगे। मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर को बढ़ा देंगे, और ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो नया पैसा अब नहीं मिलेगा, और दूसरा पहले से जो मिला हुआ है ब्याज दर बढ़ने के कारण आप क्या करेंगे? उसको वापस करेंगे। क्योंकि इंडिया में 95% जो कर्ज मिलता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। माने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आरबीआई द्वारा या बैंकों द्वारा जब ब्याज दर बढ़ाया जाएगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा, जब घटाया जाएगा तो ब्याज दर घट जाएगा। जैसे हमने मकान के लिए लोन लिया, गाड़ी के लिए लोन लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए, बैंकों द्वारा आपके लिए जब ब्याज दर को घटाया जाएगा तो आपका जो गाड़ी और मकान का जो पुराना कर्ज है उसका ब्याज दर भी कम हो जाएगा, और अगर बढ़ाया जाएगा तो गाड़ी और मकान के लिए जो आपने कर्ज ले रखा है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में फ्लोटिंग होता है। तो इसमें क्या हुआ कि अब आरबीआई को यह सूचना मिली कि बाजार में कर्ज ज्यादा है, बाजार में नगद अधिक है, तो आरबीआई द्वारा ब्याज दर को बढ़ा करके और बाजार से पैसे उठाए जाएंगे, हटा लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? कठोर मौद्रिक नीति। ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे ब्याज दर बढ़े, और ब्याज दर बढ़ेगा तो बाजार में नगद क्या हो जाएगा? बाजार में नगद कम हो जाएगा, और महंगाई क्या हो जाएंगी? और इस तरीके से महंगाई घट जाएगी, ठीक है। ये है, यहां पर भी क्या है? ब्याज दर कम, तरलता, नगद अधिक, साख अधिक हो जाएगा। तो यहां पर महंगाई का इससे मतलब नहीं है, महंगाई का उससे मतलब है, ठीक है। ये है, यहाँ पे मांग बढ़ा है। उदार मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? उदार मौद्रिक नीति में ब्याज दर को कम करके नगद या साख को बाजार में बढ़ा करके मांग में वृद्धि की जाती है। मांग क्या किया जाएगा? यहाँ पर मांग बढ़ाना, और यहाँ पर क्या करना? ये ब्याज दर को बढ़ा करके, नगद को कम करके मांग को घटाना। अब मांग को घटाएंगे तो महंगाई कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे उदार मौद्रिक नीति के बारे में पूछ सकता है, कठोर मौद्रिक नीति, ठीक है। अब देखिए उदार मौद्रिक नीति में क्या करेंगे? जो लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें हमने ये कहा कि क्या किया जाता है? भाई ब्याज दर को घटाते हैं, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है? भाई नगद, बाजार में नगद बढ़ जाता है, तो मांग क्या हो जाता है? मांग बढ़ता है, ठीक है। तो ब्याज दर को नगद इसको घटाने के लिए, ब्याज दर को कम करने के लिए, जिससे नगद बाजार में बढ़े और मांग बढ़े, लोगों द्वारा अधिक खरीदारी की जाए। गाड़ी की ब्याज दर कम होने से क्या फायदा हो जाएगा कि भाई लोग गाड़ी खरीदेंगे। मान लो अब 4% ब्याज पर, तो लोग गाड़ी खरीदना शुरू करेंगे, लोग मकान खरीदना शुरू करेंगे, लोग इंडस्ट्री में पैसे लगाना शुरू करेंगे। ब्याज दर का कम होना इतना फायदेमंद होता है। तो ब्याज दर को कम करेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई द्वारा उदार मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर को कम किया जाएगा। और कम करने के लिए, और इसी में एक लाइन नीचे लिख दीजिए, ब्याज दर को कम करने के लिए, दर को कम करने के लिए मौद्रिक नीति के उपकरणों को
नीति के उपकरणों, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूस्ड टू रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूस्ड, उपकरणों को, नीति के उपकरणों को कम करना, जैसे सीआरआर, एसएलआर, डबल आर, सबको क्या करना, घटाना। ठीक है, ये यहां तक लिखेंगे। उदार मौद्रिक नीति पे 30 शब्द पूछता है तो ये बातें लिखेंगे। उदार मौद्रिक नीति माने मौद्रिक नीति के दो भाग होते हैं, उदार मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति। उदार मौद्रिक नीति में ब्याज दर को कम किया जाता है जिससे कि बाजार में नगद बढ़े और मांग बढ़े। ब्याज दर को कम करने के लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों को घटाया जाता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, डबल आर। ये हो गया, 30 शब्द आपका हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर इसी मान लीजिए दूसरा पूछ दे, कठोर मौद्रिक नीति, इस पे अगर मान लीजिए पूछे तो क्या लिखेंगे आप? कठोर मौद्रिक नीति, टफ मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें आपने क्या लिखा था कठोर मौद्रिक नीति में? मुद्रा प्रसार को घटाना, टू रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। और इसके लिए क्या करते हैं? घटाना। इसके लिए ब्याज दर को बढ़ाना। ब्याज दर को बढ़ाएंगे तो बाजार में नगद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा और महंगाई भी घट जाएंगी। ठीक है, और वहीं पे ब्याज दर को इसे बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति के तहत सीआरआर, एसएलआर, डबल आर सबको क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति क्या किया जाता है? पीछे से अगर जाके देखें तो आप देखिए, 100 शब्द में मौद्रिक नीति पूछ रहा है तो आपने क्या लिखा है? आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति या महंगाई को कंट्रोल, नियंत्रित करना होता है। 2 प्रकार का होता है, उदार और कठोर। उदार मौद्रिक नीति के तहत, कठोर मौद्रिक नीति के तहत। ठीक है, आपका 100 शब्द हो जाएगा इसमें पूछेंगे तो। देखिए इसमें फिर उसी में लिख दीजिए, उदार मौद्रिक नीति के तहत मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों को घटाना और कठोर मौद्रिक नीति के तहत मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों को बढ़ाना। तो एक हो गया ये पूरा। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर उदार मौद्रिक नीति पे अगर 30 शब्द 60 शब्द पूछता है तो ये बातें लिखेंगे। कठोर मौद्रिक नीति के तहत पूछता है तो वो बातें लिखेंगे। तो 3 टर्मिनोलॉजी आपका अभी तक क्लियर, अभी तक आपके 4 टॉपिक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्लियर हुए। एक मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर, दूसरा मौद्रिक नीति के बारे में, तीसरा उदार मौद्रिक नीति, चौथा कठोर मौद्रिक नीति। ये सब क्लियर हुआ आपका। ठीक है, अब आगे लिखिए, मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण, डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण। हम आपको इसका ये जो भी मैटर हमने बताया इसका हम किताबी भी माने प्रिंटेड भी आपको दे देंगे तो वहाँ से। लेकिन अभी व्यवहारिक बातें हैं कॉपी में, इसके माध्यम से समझिए और ये लिखिए। इसका प्रिंटेड वर्जन भी आपके पास मिल जाएगा तो आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण, और विभिन्न उपकरण में क्या क्या हो जाएगा? इसमें 2 पार्ट में बांट लीजिए। एक मात्रात्मक उपाय और दूसरे गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव टूल्स या चयनात्मक उपाय। चयनात्मक उपाय। क्या लिखे? सेलेक्टिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स और सेलेक्टिव मेजर्स। ठीक है, मात्रात्मक उपाय, इसका जो उद्देश्य है, इसके भी 2 भाग।
उद्देश्य और उपकरण। उपकरण मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मेजर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है और टूल्स क्या है। तो उद्देश्य इसमें यही होता है कि बाजार में तरलता, लिक्विडिटी या कैश, नगद को विनियमित करना, नगद की मात्रा को विनियमित करना, इसलिए इसको मात्रात्मक बोलते हैं। नगद की मात्रा को विनियमित करना। विनियमित करना, टू रेगुलेट क्वांटिटी ऑफ लिक्विडिटी इन मार्केट। बाजार में तरलता या नगद की मात्रा को विनियमित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अर्थात बाजार में अगर नगद कम है तो उसको बढ़ाना या अधिक है तो उसको घटाना। ठीक है, लिख सकते हैं अर्थात बाजार में नगद कम है तो बढ़ाना। ठीक है, और अधिक है तो घटाना, ये इसका मीनिंग हुआ। एक और यहां पे अब देखिए हमारा यहां पे क्या रह गया, हमें उपकरण वाला पार्ट रह गया ना बताना है, ये वाला पार्ट बताना है, अभी आते हैं इस पे। लेकिन एक और बात, एक एग्जाम्पल देके इसको समझाता हूं जो लिखने के लिए नहीं है, शब्द में लिखा नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे हमने मौद्रिक नीति के परिचय को लिखा था। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो 2 प्रकार का होता है, उदार कठोर। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण के 2 भाग हैं, ये लिखा। और उसके बाद फिर मात्रात्मक उपायों के क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, उसका ऑब्जेक्टिव और उसमें कौन कौन से उपकरण शामिल हैं। ठीक है, तो उद्देश्य हमने बताया, इस उद्देश्य को ही क्लियर करें। जैसे कई बार हमने कहा ना कि नगद कम है तो बढ़ाना या अधिक है तो घटाना, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि अर्थव्यवस्था में टोटल जो उत्पाद है वो 10 यूनिट है। ठीक है, और टोटल करेंसी मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हुआ, 1,000 रुपया। ठीक है, अब यहां पे 10 यूनिट नया उत्पादन होकर के बाजार में चला गया, चाहे स्टील हुआ, चाहे सीमेंट हुआ, चाहे जो कुछ भी मान लीजिए चला गया, तो 10 यूनिट नया चला गया। तो इसमें क्या हो गया, ये टोटल उत्पाद हो गए यहां पे 20। अब उसके प्रपोर्शन में यहां पे करेंसी छाप के आरबीआई ने नहीं डाला या ब्याज दर को घटा करके करेंसी नहीं बढ़ाया, उत्पादन चला गया, करेंसी नहीं बढ़ाया, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 500 रुपया। और प्राइस जब इतना कम होगा, बाजार में नगद की मात्रा कम होंगी, तो उससे जैसे डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, बाजार में नगद की मात्रा कम हो गया था, 1500 के नोट को हटा दिया गया था, तो सोचो कितनी दिक्कत हुई थी। तो उसी तरह से बाजार में नगद की मात्रा कम होने से विनिमय आसानी से नहीं हो पाएगा, मूल्य भी बहुत कम हो जाएगा। तो मान लीजिए जो उत्पादक है जिसकी लागत 800 रुपया है, आज उसका प्राइस 500 हो गया, तो उत्पादक तो को लॉस हो जाएगा ना। और इकोनॉमी में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों होते हैं, दोनों के हित को देखना होता है, तो करेंसी के प्रसार में भी दोनों का हित देखना होगा। ठीक है, तो उसमें एक दूसरी स्थिति देखो इसमें, तो ये ठीक नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो ये इस तरह से मूल्य का कम होना ठीक नहीं है। एक दूसरी स्थिति है कि इसमें मान लो आरबीआई ने क्या किया, या कोई ऐसा चीफ जो वित्त मंत्री बन गए, आरबीआई के गवर्नर बन गए, जिनको करेंसी बढ़ाने में ही इंटरेस्ट है। तो अब यहां पे देखो, अगर मान लो इन्होंने क्या किया कि बिना उत्पादन बढ़ाए हुए यहां पे 10,000 का नया नोट छाप करके बाजार में डाल दिया, उत्पादन नहीं गया, तो ये क्या हो गया, बाजार में टोटल हो गया 20,000 रुपया, और उत्पाद कितना है 10, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो गया 2,000। इसका नुकसान क्या होगा भाई, जो गरीब हैं, जो पहले 1,000 रुपए में ये सामान, 1,000 रुपए के ऊपर वाले जो थे वो कम से कम एक सामान खरीद लेते थे, 1,000 के नीचे वाले तो नहीं खरीद पाते थे, वो गरीब थे। लेकिन अब बिना मतलब का पैसा छाप करके बाजार में डाल देने से उत्पादन बाजार में नहीं गया, आपने करेंसी छाप के बाजार में डाल दिया, तो करेंसी की मात्रा बाजार में अधिक हो गई। तो जब करेंसी की मात्रा अधिक हो जाएंगी तो लोग भाई ज्यादा डिमांड करेंगे, मूल्य बढ़ जाएगा। सामान 10 ही है और करेंसी हो गया 20,000, तो ऑटोमेटिकली सामान का दाम बढ़ जाएगा, 2,000 रुपये 1 यूनिट का हो जाएगा। अब जब 2,000 1 यूनिट का हो गया, ठीक है, तो इसका नुकसान क्या होगा भाई, अब जो पहले 1,000 के नीचे वाले गरीब थे वो सामान नहीं खरीद पाते थे, अब 1,000 से 2,000 के बीच वाले नए गरीब हो जाएंगे। और ये नया गरीब क्यों हुए,
क्योंकि आरबीआई ने या सरकार ने अनावश्यक रूप से 10,000 का नोट छाप करके बाजार में डाल दिया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10,000 ये, तो अब यहां पे दोनों स्थिति है, एक उत्पादन नहीं गया और करेंसी छाप के भेज दिया तो महंगाई हो गई, उत्पादन गया और करेंसी छाप के नहीं दिए तो घटाई हो गई। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छे वित्त मंत्री या आरबीआई के गवर्नर के रूप में आपकी कोशिश क्या होगी कि भाई बाजार में करेंसी तब डाली जाए, अर्थात एक हाथ से यहां पर उत्पादन जाए, तब यहां दूसरे हाथ से क्या हो, करेंसी जाए। बिना उत्पादन के करेंसी डालेंगे तो भी समस्या, और उत्पादन चला जाए और करेंसी नहीं जाए तब भी समस्या। ठीक है, एक स्थिति में क्या हो रहा है, करेंसी की मात्रा बढ़ जा रही है, एक स्थिति में भाई करेंसी की मात्रा कम हो जा रही है। यही मौद्रिक नीति का उपयोग करके, मात्रात्मक उपाय करके, यही बाजार में जब और ये चला गया, करेंसी अधिक है या करेंसी कम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके पता चलने के लिए क्या करना होगा, करेंसी कम है या ज्यादा है, इसके लिए ये मुद्रास्फीति के दरों से पता चलेगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के दर हैं वो ये बता देंगे कि आपके पास करेंसी कम है कि अधिक है। तो आरबीआई को ये पता चला कि भाई बाजार में करेंसी की मात्रा अधिक है, तो बाजार में करेंसी की मात्रा अधिक है तो इसमें क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे मौद्रिक नीति के उपकरणों का उपयोग करके बाजार से करेंसी हटाएंगे, और यह बाजार में करेंसी की मात्रा कम है तो मौद्रिक नीति के उपकरणों का उपयोग करके बाजार में करेंसी की मात्रा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दो हुआ, कौन सा, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। ठीक है, उद्देश्य और उपकरण। अब देखो, तो अब आ जाओ, खैर वो स्टोरी हमने समझाया, वो लिखने के लिए नहीं होता है, लिखने के लिए इतना ही था। अब लिखिए उपकरण। जो मौद्रिक नीति अब हमने लिखा था, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी, और इसमें हमने आपको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्वांटिटेटिव, अभी डिवाइड किया था आपने देखा, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर्स, उपाय, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स में जाएंगे तो प्रमुख उपकरण कौन से हैं, टूल्स, एक हो जाता है CRR, SLR, RRR, RRR, MSF, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये सारे वो टूल्स हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मौद्रिक नीति के बारे में 100 शब्द। तो मौद्रिक नीति के बारे में परिचय हमने लिखा, दो तरह का होता है। ठीक है, उदार, कठोर। अब उसमें मौद्रिक नीति के उपकरणों को, मौद्रिक नीति के तहत जो उपाय, उन उपायों को दो भागों में बांटा जाता है, मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपायों का उद्देश्य क्या है और फिर उसके तहत कौन से कदम उठाए जाते हैं, टूल्स। तो वो आपने लिख दिया, तो उसी को कॉमा दे करके आप लिख देंगे उसमें, या पैर बना के लिख देंगे, जैसा मर्जी वैसा लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय में दो, कर्ज का कोटा तय करना, टू फिक्स कोटा ऑफ क्रेडिट, और दूसरा बोला जाता है विभेदात्मक ब्याज दर। और ये जो गुणात्मक उपाय होते हैं ये वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है, प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है। मैं आपको जो जैसे है ना कि किताब एकदम बिल्कुल आप ऐसा उम्मीद मत करिए भाई, विषय को समझते हुए अगर लिखेंगे, चूंकि उसमें देखा हमने पेपर में कि कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से भी भीतर से उठा के पूछ दिया जाएगा। तो ऐसा मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं टर्मिनोलॉजी केवल आपको लिखवाऊं, टर्मिनोलॉजी का मैं आपको मैटर दे दूंगा, लेकिन अभी आप समझिए इसको, और समझने में हमने देखिए क्या क्या लिया हुआ है। आप देखिए
इसमें अगर जाते हैं तो देखो हमने कहां से शुरू किया था, हमने यहां से शुरू किया था, ठीक है। एक हमने देखो कहां से शुरू किया था। तो एक टर्मिनोलॉजी ही अगर आपको चाहिए तो थोड़ा पढ़ाने में तो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल, अब रोबोट की तरह मैं आपको एक एक चीज नहीं लिखवा सकता, तोते की तरह आकर के यहाँ पे बांस दिया, हमें समझाते हुए चीजों को कराना होगा, वही आपके लार्जर इंटरेस्ट में है। तो एक देखिए हमने आपको एक आरबीआई का एक ये किया था टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में लिखा। दूसरा जब जाते हैं तो आपने देखा, फिर हमने उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा इसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये सब आरबीआई के बारे में लिखा। मौद्रिक नीति जारी करना इसका मुख्य कार्य है, बस इतना ही लिख करके ये आरबीआई का परिचय वाला, आरबीआई वाला हो गया। अब इसके बाद मैं गया तो देखिए, अब उसके बाद हमने मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में, ठीक है, ये दोनों में अंतर, ठीक है, ये दूसरा आपको कराया, दोनों में अंतर। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद हमने ये दोनों में अंतर किया। नेक्स्ट हमने देखा, आपने लिखा कि अब मौद्रिक नीति पर 100 शब्द अगर पूछा जाता है तो ये देखिए, ये तीसरा हमने लिया, मौद्रिक नीति पे 100 शब्द, और वो लिख रहे हैं। उसी 100 शब्द लिखने के प्रोसेस में एक और 30 शब्द का क्वेश्चन आ सकता है, और वो है ये उदार मौद्रिक नीति, ये चौथा, ये कठोर मौद्रिक नीति, ये पांचवा। इसी में क्या होता है ये भी हमने आपको बताया, आपके कॉपी में लिखा हुआ है। और इस तरीके से पढ़ेंगे तभी जाकर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अदरवाइज आप रोबोट की तरह मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं ला करके ये 100 शब्द का ये, 50 शब्द का ये, 20 शब्द का ये, 30 शब्द का ये, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। वो रटेंगे और वहाँ जाएंगे तो पता चला कि एक फ्लो चार्ट में करते हैं, कहीं से बीच से भी कोई टॉपिक उठाएगा, टर्मिनोलॉजी उठाएगा तो आपका सब हो जाएगा। यानी एक स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को करके रखेंगे, कहानी के रूप में करके रखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर मैं, मान लीजिए आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं 100 शब्द के सारे टर्मिनोलॉजी एक जगह करा दूं, 50 शब्द वाले एक जगह करा दूं और 60 शब्द वाले, 30 वाले एक जगह करा दूं, तो उसका मैं प्रिंटेड आपको दे दूंगा। आप उससे उस तरीके से करने से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये मुख्य रूप से कहानी के रूप में जो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और बीच बीच में सारे हीरो हीरोइन हम लोग इसमें डालते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फिल्म आप देखते होंगे, ये मेन हेडिंग उसका रहता है, फिर उसके बाद उसके अंदर में एक एक कैरेक्टर उसमें आते रहते हैं, तो उस तरीके से। तो उदार, अब इसी में देखिए हमने क्या लिया, फिर उसके बाद कठोर मौद्रिक नीति के बारे में ये था, उदार मौद्रिक नीति के बारे में पहले था। अब उसके बाद मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण, ठीक है, वो मौद्रिक नीति 100 शब्द था, उसी के भाग के रूप में यहाँ तक आ जाएंगे। मौद्रिक नीति के उपकरण यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन यहीं से एक और टर्मिनोलॉजी हमने निकाल लिया, कौन सा, ये मौद्रिक नीति के उपकरण, एक और टर्मिनोलॉजी हो गया। आपसे इतने पे पूछा जा सकता है, जैसे नहीं क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, गैर कर राजस्व आय के मध्य, हेड्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, तो उसी तरह से आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है ये वाला मौद्रिक नीति के उपकरण। तो ये एक छठा टर्मिनोलॉजी हम लोग के पास आया, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़िए, और आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आया कि मौद्रिक नीति के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया, मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, या सेलेक्टिव मेजर क्या होता है, ठीक है। तो उसी में सेलेक्टिव मेजर में जाएंगे। तो मात्रात्मक में क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ऐसे उपाय जिससे बाजार में नगद की मात्रा को बढ़ाना या घटाना का कार्य किया जाता है। और इन उपायों में कौन कौन से उपकरण हैं, अभी आपने उसको देखिए लिखा ये सारा। तो यहाँ तक मात्रात्मक वाली बात थी। अब गुणात्मक वाले में जाएंगे तो गुणात्मक भी अपने आप में एक आपके लिए टर्मिनोलॉजी हो सकता है, गुणात्मक उपाय या चयनात्मक उपाय, सेलेक्टिव मेजर्स, ठीक है। और सेलेक्टिव मेजर्स में क्या होता है, यह वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है, इट इज फॉर प्रायोरिटी एरिया, प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है। और वरीयता प्राप्त क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन क्रियाएं शामिल हैं, लिख लीजिए आगे। वरीयता प्राप्त क्षेत्र में इन प्रायोरिटी एक्टिविटीज, कृषि कर्ज, छोटे आवास के लिए कर्ज, लोन फॉर स्मॉल हाउसेज, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एसएमई, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, हेल्थ इत्यादि शामिल है। तो चयनात्मक उपाय, सेलेक्टिव मेजर यूज्ड फॉर प्रायोरिटी एरियाज, ऐसे क्षेत्र जहां सामान्य तरीके से कर्ज नहीं जाता है उसको प्रायोरिटी एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो वरीयता प्राप्त क्षेत्र में। अब उसके बाद चयनात्मक माने वरीयता प्राप्त क्षेत्रों के लिए होता है, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। और उसके बाद इन क्षेत्रों में कर्ज पहुंचाने के लिए
ठीक है, उठाए गए कदमों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से उपाय? एक होता है कर्ज का कोटा तय करना, और दूसरा होता है विविधात्मक ब्याज दर। और उसी में आगे लिख दीजिए कर्ज का, तो इससे हमारा जो क्वालिटेटिव या चयनात्मक वाला है, अगर पूछता है 30 शब्द में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो भागों में बांटा जाता है। चयनात्मक उपाय उन्हीं में का एक है। चयनात्मक उपाय वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में है, आप इसको आगे पीछे कर करके भी दोबारा नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, चयनात्मक उपाय वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए होता है। वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, ये सारे जो होते हैं, और इसके लिए उठाए गए कदमों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? कर्ज का कोटा तय करना और विविधात्मक ब्याज दर। ठीक है, और उसी में लिख दीजिए, उसी में विविधात्मक अच्छा, कर्ज का कोटा तय करने के नीचे लिख दीजिए कर्ज का कोटा तय करना, अर्थात टू फिक्स कोटा ऑफ क्रेडिट। कर्ज का कोटा तय करना अर्थात बजट 2021-22 में, इन बजट 2021-22 कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का कोटा तय किया गया है। There is a target of credit for agriculture sector in budget 2021-22 is 16.5 लाख करोड़ रुपीज। कर्ज का कोटा तय करना कितना है? 16.5 लाख करोड़ रुपया। और उसके बाद इसी प्रकार विविधात्मक ब्याज दर के तहत अंडर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वरीयता प्राप्त क्षेत्र को टू प्रायोरिटी एरियाज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज्ड, वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए ब्याज दर कम रखा जाता है। जैसे 3 वर्ष के लिए लिए गए कृषि कर्ज पर ब्याज दर 7% है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टेकन फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 7%। समय पर वापस करने पर, इफ रिटर्न्ड ऑन टाइम, 3% का अतिरिक्त 3% की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी ऑफ 3% प्रोवाइडेड, 3% की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो इतना ही है। अब आज फिर हम लोग, अब कल के लिए आप नोट कर लीजिए, ये वाला कर लिया हमने। अब मौद्रिक नीति मात्रात्मक उपकरण, और मात्रात्मक उपकरण में अब यहाँ पे आप हेडिंग एक डाल के छोड़ दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मात्रात्मक उपकरण। और इस मात्रात्मक उपकरण में क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं, टूल्स हैं, वो सारे में हम लोग अब एक एक करके देख लेंगे। किसको? CRR को, SLR, RRR, RRR, MSF, सबके बारे में हम लोग 30-30 शब्द लिख लेंगे। सबके बारे में पूछेगा। बैंक रेट, और फिर उसी में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सब पे 30-30 शब्द पूछा जाएगा। 30 शब्द में लिखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं जब करेंगे तो उसमें और सारे सब आ जाएंगे टर्म, और उसमें ट्रेजरी बिल आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएंगे, कई सारे जीरो कूपन बॉन्ड आ जाएगा, मसाला बॉन्ड आ जाएगा, कई सारे टर्मिनोलॉजी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यही देखो, अगर मैं आपको टर्मिनोलॉजी रोबोट की तरह नहीं करा सकता, मैं पूरे पार्ट के रूप में करा रहा हूँ, स्टोरी के रूप में करा रहा हूँ, और इसमें आपसे 30 शब्द पूछा जाएगा, या मतलब इसको लिखवा देंगे आपको, फिर इस पे भी 30 शब्द होगा, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। RRR, RRR में, इसमें दोनों में तुलना करके 30 शब्द पूछा हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब हम करा देंगे आपको। तो कल का ये सेकंड टॉपिक के रूप में ये आप रखिए, इसको कर लेंगे। फिर इसके बाद मुद्रास्फीति कर लेंगे, फिर उसके बाद बैंकिंग डेवलपमेंट कर लेंगे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बैंक है उनके सब बारे में 30-30 शब्द कर लेंगे, फिर बैंकिंग सुधार कर लेंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।